बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पुस्तक परिचर्चा के अंतर्गत दूसरी पुस्तक कथा शिल्पी प्रेमचंद। संयोग से जुलाई प्रेमचंद जयंती होती है और उसके निकटस्थ पड़ने वाला यह रविवार था, तो यह मणिकांचन संयोग, यह संयोग है कि 31 जुलाई के निकट पड़ने वाला रविवार है और उस प्रेमचंद पर लिखी हुई, बल्कि कहना चाहिए कि जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ लिखी हुई पुस्तक कथा शिल्पी प्रेमचंद पर बात की जाए। मैं बिना किसी विलंब के डॉक्टर पूनम सपरा जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और पुस्तक का मर्म बाँचें। डॉक्टर पूनम सपरा जी। धन्यवाद बलविंदर सर। प्रीत साहित्य सदन के इस पावन मंच से मैं आप सबको प्रेमचंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। प्रेमचंद जयंती 31 जुलाई को है और आज हम सबके बीच प्रेमचंद जी इस पुस्तक के माध्यम से साक्षात उपस्थित हैं। जितनी गहराई से इस पुस्तक को लिखा गया है, शायद ही मैंने आज तक कभी किसी पुस्तक पर पत्र लिखा है, जितनी गहराई से मैंने इस पुस्तक को पढ़कर महसूस किया कि पुस्तक को लिखा कैसे गया है। कलमकार पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित डॉक्टर राकेश प्रेम की प्रस्तुत पुस्तक कथा शिल्पी प्रेमचंद को लेखक द्वारा उनके गुरुवर प्रोफेसर जयप्रकाश जी की पुण्य स्मृति को सादर समर्पित किया गया है। पुस्तक की भूमिका जितेंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा लिखी गई है। तदुपरांत पूर्व कथन में लेखक ने स्वयं कहा है कि कालजयी प्रेमचंद, जो कि उनकी पुस्तक 2018 में प्रकाशित हुई थी, के बाद कथा शिल्पी प्रेमचंद 2025 के मूल में गुरुवर प्रोफेसर जयप्रकाश जी की प्रेरणा ही बीज तत्व है। यह प्रेरणा रचना धर्मिता में प्रवाहित होती रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित साहित्य का अत्यंत गहन विश्लेषण करके रची हुई प्रस्तुत पुस्तक द्वारा प्रेमचंद के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर दृष्टिपात किया गया है। इस पुस्तक को पढ़कर ज्ञात होता है कि लेखक ने यह श्रम साध्य कार्य सीमित समय में नहीं किया है, अपितु ये उनकी वर्षों की साधना का फल है। प्रस्तुत पुस्तक अत्यंत गहनता और गंभीरता के साथ प्रेमचंद जी के समग्र साहित्य का अवलोकन करते हुए रची गई है। अतः यह पुस्तक प्रेमचंद जी के जीवन और साहित्य पर शोध करने वाले शोधार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आज के भौतिकवादी युग में अधिकांश पुस्तकें धनोपयोगी होती हैं, लेकिन डॉक्टर राकेश प्रेम ने एक ज्ञान उपयोगी पुस्तक देकर हिंदी साहित्य को लाभान्वित किया है। प्रेमचंद साहित्य पर एक अत्यंत गहन गंभीर विश्लेषण करती हुई ज्ञानवर्धक इस पुस्तक की रचना के लिए लेखक बधाई के पात्र हैं। 7 अध्यायों पर आधारित इस पुस्तक के प्रथम अध्याय प्रेमचंद की रचनाशीलता में लेखक के अनुसार प्रेमचंद की 250 से 300 कहानियां नैसर्गिक चेतना से जुड़ी हुई जीवंत मानवीय संवेदना की कहानियां हैं। मानवीय संवेदना प्रेमचंद जी के कथा साहित्य में विषय वस्तु न होकर उसका प्राण तत्व है। यही कारण है कि प्रेमचंद के पात्र समाज सांस्कृतिक संबंधों की देन है। 1908 में नवाब राय नाम से लिखित उनकी पुस्तक सोजे वतन को प्रतिबंधित किया गया। ये जानकारी यहाँ मैंने इसलिए लिखी कि मैंने भी पहली बार इस बात से मैं अवगत हुई कि प्रेमचंद जी की पहली पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था और उसके बाद उनका नाम नवाब राय से प्रेमचंद रखा गया। ये भी एक नई जानकारी मुझे प्राप्त हुई, इसलिए मैंने इसमें अपनी
प्रपत्र में जरूर उल्लेख किया है कि आगामी रचनाओं पर प्रकाशन पूर्व सेंसरशिप का प्रतिबंध भी उन्हें झेलना पड़ा और कालांतर में दया नारायण निगम द्वारा प्रेमचंद नामकरण किया गया और हिंदी साहित्य को मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ एक साहित्यकार प्राप्त हुआ, रचनाकार प्राप्त हुआ। प्रेमचंद का रचना संसार इस बात की गवाही देता है कि लेखक एक और विचार और चिंतन की दृष्टि से अपनी परंपरा, संस्कार और संस्कृति को जीता है, तो दूसरी ओर जुगीन परिस्थितियां और मानसिकता उसका मानस मंथन करती हैं। प्रेमचंद साहित्य की कसौटी उसकी रचनाशीलता, सामाजिक संरचना और मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ भावबोध है। दूसरा अध्याय प्रेमचंद युग का कथा लेखन शीर्षक के अंतर्गत लिखा गया है। प्रेमचंद का कथा साहित्य सामाजिकता से जुड़ा है। इसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के स्थान पर सामाजिक विषमता से जुड़े हुए पात्रों, समस्याओं और परिस्थितियों का चित्रण है। प्रेमचंद की कहानियां व्यक्ति के दुख सुख, अधिकार और सुख सुविधा का विरोध नहीं करती, बल्कि सामाजिक कर्तव्य और उत्तरदायित्व को महत्व देती हैं। प्रेमचंद की कहानियों की विवेचना करते हुए लेखक डॉक्टर राकेश प्रेम लिखते हैं कि प्रेमचंद की कहानियां और उनके पात्रों की मानसिकता अपने समय और परिवेश से जुड़ी हुई है। इसके अलावा इस कालखंड से जुड़े हुए अन्य प्रमुख रचनाकारों की कहानियों में प्रस्तुत जीवन दर्शन का परिचय भी अभीष्ट है। लेखक डॉक्टर राकेश प्रेम मुंशी प्रेमचंद जी के अलावा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, रामकृष्ण दास, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक और सुदर्शन के साथ साथ जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, वृंदावन लाल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, अज्ञेय, यशपाल, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, गंगा प्रसाद मिश्र आदि रचनाकारों के कथा साहित्य पर भी बृहद चर्चा करते हैं। तीसरा अध्याय प्रस्तुत पुस्तक के शीर्षक कथा शिल्पी प्रेमचंद पर आधारित है। जो प्रस्तुत पुस्तक है कथा शिल्पी प्रेमचंद, इसी शीर्षक से पुस्तक में तीसरा अध्याय है, जिसमें प्रेमचंद का कथा कौशल, उन्होंने कहा है, लिखा है कि प्रेमचंद का कथा कौशल लोक कला जैसा है, अर्थात उसमें जनमानस में संवाद की विशिष्टता है। ग्रामीण जीवन और उसकी चेतना प्रेमचंद साहित्य का विशिष्ट अंग है। प्रेमचंद की कहानी कला और अभिव्यक्ति कौशल सभी कहानियों में दिखाई देता है। उनकी कहानी कहने की शैली और कथा कौशल विविधता से जुड़ा हुआ है, जैसे दृष्टांतपरक, सूचनात्मक, सांकेतिक, संवादात्मक, काव्यात्मक, नाटकीय, विवरणात्मक और वैचारिक आदि। लेखक ने प्रेमचंद की कहानियों के वर्गीकरण का प्रयास विषयगत और शिल्पगत दृष्टि से करते हुए उनकी कहानियों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है। प्रतिपाद्य के आधार पर उन्होंने ग्रामीण जीवन से जुड़ी कहानियाँ, शहरी जीवन से जुड़ी कहानियाँ, भाव प्रवण कहानियाँ, विचारपरक कहानियाँ, पुरुष प्रधान कहानियाँ, राष्ट्रवाद से जुड़ी कहानियाँ, संघर्षशीलता की कहानियाँ आदि इसमें वर्णित की हैं। और दूसरा शैली शिल्प के आधार पर कथावाचक प्रवचन शैली, संवादात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, नाटकीय कौशल की शैली, काव्यात्मक शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली और सूत्रात्मक शैली। इस आधार पर लेखक ने प्रेमचंद जी की कहानियों का वर्गीकरण किया है। प्रेमचंद इसी अध्याय में उन्होंने कहानियों के साथ साथ प्रेमचंद जी के औपन्यासिक कथा शिल्प पर भी चर्चा की है। इस औपन्यासिक कथा शिल्प पर परिचर्चा करते हुए लेखक कहते हैं कि उनका औपन्यासिक कथा शिल्प चित्रण, विवरण, संवाद, मनोविश्लेषण, काव्यात्मकता और रोचकता से जुड़ा हुआ विषय है। इसके अंतर्गत उन्होंने गोदान, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, करम भूमि, गबन, कायाकल्प, निर्मला, वरदान, प्रतिज्ञा, प्रेमा, रूठी रानी, असरारे आबिद अर्थात देवस्थान रहस्य, सभी उपन्यास आकार प्रकार की दृष्टि से भिन्नता लिए हुए हैं, ऐसा वर्णन किया है। इसका सविस्तार वर्णन हमें पुस्तक में देखने को मिलता है, जो कि शोधार्थियों के लिए और साथ साथ हम सभी रचनाकारों के लिए भी पढ़ने योग्य है।
इस प्रकार प्रेमचंद एक ऐसे कथा शिल्प की संरचना करते हैं जिसमें विविधता के साथ साथ रंगधर्मिता है। उन्होंने हिंदी कथा और उपन्यास साहित्य को नव जीवन प्रदान किया, ऐसा लेखक ने इस पुस्तक में वर्णन किया है। चौथा अध्याय है प्रेमचंद का स्त्री विमर्श। प्रेमचंद की अधिकांश कहानियां स्त्री केंद्रित कहानियां हैं। बड़े घर की बेटी, सुभागी, घास वाली, शूद्रा, जेल, जुलूस, नया विवाह, जुर्माना, बेटों वाली विधवा, बूढ़ी काकी जैसी कहानियों के नारी पात्र सभी को अपने अस्तित्व की चिंता है और वे दूसरे दर्जे की असहाय और अस्तित्वहीन न होकर पुरुष के समकक्ष भूमिका निभाने को उत्सुक है। उनके बहुतेरे उपन्यासों में भी स्त्री पात्र ही प्रमुख हैं। इन सभी स्त्री पात्रों का विस्तृत वर्णन इस अध्याय में मिलता है। पुस्तक की खास बात यह है कि जब मैं ये अध्याय पढ़ रही थी, चौथा अध्याय, और जब इसके स्त्री पात्रों का चित्रण पढ़ रही थी, कुछ एक कहानियां ऐसी थी जो शायद मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन लेखक के द्वारा जैसे इस पुस्तक में उस कहानियों का वर्णन किया गया है, पूरी कहानी समझ आ रही थी कि ये कहानी क्या रही होगी। पांचवा अध्याय प्रेमचंद की औपन्यासिक संरचना पर आधारित है। प्रेमचंद के उपन्यासों के मुख्यतः 4 प्रमुख केंद्र हैं: ग्रामीण जनजीवन, नारी का कारुणिक चित्रण, मानवीय संवेदना और राष्ट्रीय चेतना। प्रेमचंद के लगभग सभी उपन्यास ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए उपन्यास हैं। ग्रामीण जीवन की समस्याएं, लोक विश्वास, धर्म, जातिगत रीति नीति, शोषण, पिछड़ापन, विपन्नता के माध्यम से व्यक्ति और समाज का चरित्र चित्रण यहाँ हुआ है। उनके कुछ प्रमुख उपन्यास जैसे कि गोदान, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन, अनमेल विवाह, वेश्या समस्या और मध्य वर्गीय समाज की समस्याओं के माध्यम से नारी के कारुणिक जीवन की अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं। मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का अंतिम अधूरा उपन्यास है, ऐसा इस पुस्तक में लेखक ने बताया है, क्योंकि मंगलसूत्र तक पहुंचते पहुंचते प्रेमचंद सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों को अधिक महत्व देने लगे। ये मेरे लिए भी एक नया विषय था। शायद कितनी बार मैंने इस पुस्तक के इस अध्याय को पढ़ा कि वो मंगलसूत्र तक पहुंचते पहुंचते सामाजिक के साथ साथ आर्थिक प्रश्नों को भी महसूस कर रहे थे। लेखक ने इसका सविस्तार वर्णन किया है। इस अध्याय में प्रेमचंद द्वारा रचित सभी उपन्यासों की विषय वस्तु से भी अवगत कराया गया है, और यदि किसी ने प्रेमचंद के उपन्यास ना भी पढ़े हों तो भी इस अध्याय में वर्णित सभी उपन्यासों के बारे में यथोचित जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। छठे अध्याय प्रेमचंद का नाट्य लेखन शीर्षक के अंतर्गत साहित्याभिव्यक्ति के एक अन्य स्वरूप नाटक को भी प्रेमचंद ने अपनी रचनाशीलता का आधार बनाया, ऐसा लेखक ने लिखा है। उनके 3 मौलिक नाटक और विश्व साहित्य से कुछ अनूदित नाटक भी हमारे सामने आते हैं। मौलिक नाटकों में संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी और अनूदित नाटकों में विश्व नाट्य साहित्य के कुछ प्रमुख नाटकों का अंग्रेजी के माध्यम से अनुवाद किया है, जिसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाटक मैथ्यूसेले का अनुवाद सृष्टि का आरंभ और जॉन गाल्सवर्दी के नाटकों जस्टिस का अनुवाद न्याय शीर्षक से, सिल्वर बॉक्स का अनुवाद चांदी की डिबिया से और स्ट्राइक का अनुवाद हड़ताल शीर्षक से सामने आते हैं। प्रेमचंद की पहली नाट्य रचना उन्होंने 12-13 वर्ष की आयु में लिखी थी। इस पुस्तक के माध्यम से ये बहुत ही अत्यंत रोचक जानकारी प्राप्त हुई कि प्रेमचंद जी जब अभी स्कूल में जाते थे तो उनके घर में उनके मामू रहने आए, तो वो अपने मामू की हरकतों से, तानेबाजी से, बातों से बड़े परेशान हो गए प्रेमचंद जी, और उन्होंने अपना पहला नाटक अपने मामू के संवादों को, भावों को, विचारों को एक व्यंग्यात्मक रूप से लिखा। त्रासदी ये रही कि वो नाटक उनके मामू के ही हाथ लगा और उन्होंने वो नाटक छुपा दिया। वो आज तक हमें वो नाटक प्राप्त नहीं होता, और ये प्रेमचंद जी खुद मानते हैं कि शायद वो नाटक उनके मामू ने ही चोरी किया था, जो आज तक उपलब्ध नहीं हो सका। तो ये उनका पहला नाटक था। ऐसी अत्यंत रोचक जानकारियां इस पुस्तक के माध्यम से मैंने तो प्राप्त की, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो कभी पता ही नहीं था, और ये इतना गहन अध्ययन, इतनी अधिक गहन चिंतन अध्ययन से लिखी हुई पुस्तक कि एक एक जानकारी इसमें लिखी गई है।
हिंदी साहित्य के इतिहास में उपन्यास की दृष्टि से जिस कालखंड को प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है, नाटक की दृष्टि से वही कालखंड प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद के नाटक सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए नाटक हैं। प्रस्तुत पुस्तक का अंतिम अध्याय प्रेमचंद का सर्जनात्मक चिंतन शीर्षक से लिखा गया है। प्रेमचंद का सर्जनात्मक चिंतन कहानी, उपन्यास, नाटक जैसी साहित्यिक विधाओं के साथ साथ संपादन, पटकथा लेखन तथा अनुवाद आदि के क्षेत्रों में भी सक्रिय रहा है। भाषा, साहित्य और समाज को लेकर प्रेमचंद निरंतर चिंतनशील रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए उनके लेख उनकी वैचारिकता की अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से करते हैं। प्रेमचंद एक संवेदनशील रचनाकार हैं। उनकी रचना धर्मिता का केंद्र मानवीय संवेदना है। ये मानवीय संवेदना मानव मात्र को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखती है। प्रेमचंद का लक्ष्य मानव समाज को एक सुगठित, स्वतंत्र, न्यायपरक समाज व्यवस्था के रूप में प्रफुल्लित होते देखने का है। इस प्रकार 7 अध्यायों में लिखी गई ये पुस्तक कथा शिल्पी प्रेमचंद डॉक्टर राकेश प्रेम जी द्वारा लिखित एक अनुपम धरोहर है। इस पुस्तक की विशेषताओं की बात करें तो अति उत्तम कागज पर सही व सटीक टंकन किया गया है। संपादकीय कार्य अति श्रेष्ठ है। यहाँ मैं ये बात कहूँगी कि जब मैं भी पीएचडी कर रही थी और जब संपादन का काम आया था, वो सबसे मुश्किल काम था। और आज भी यदा कदा एक अध्यापिका होने के नाते जब कुछ पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो वो गलती ढूंढते हैं कि शायद कोई गलती तो नहीं है। पर इस मामले में डॉक्टर राकेश प्रेम बधाई के पात्र हैं कि प्रस्तुत पुस्तक में ढूंढने पर भी मुझे कोई टंकन मुद्रण की गलती नहीं मिली। मतलब ये मेरे लिए तो एक अचंबा ही था कि बिना किसी छोटी सी गलती के भी पूरी पुस्तक बिल्कुल साफ स्पष्ट है। टंकन के साथ साथ मुद्रण भी अति कोटि का है। 149 पृष्ठों पर आधारित एक प्रभावशाली पुस्तक है, जिसकी बाह्य विशेषताओं में मुख्य पृष्ठ का आकर्षक होना, सजील्द होना और उचित मूल्य का होना भी कहा जा सकता है। लेखक डॉक्टर राकेश प्रेम इस पुस्तक के लिए किसी भी प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए मनोनीत किए जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। एक बार पुनः लेखक को साहित्य सदन के मंच से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। पाठकों का कंठहार हो जाना अपने आप में सर्वोत्तम पुरस्कार है और डॉक्टर राकेश प्रेम जी बधाई के पात्र हैं। बहरहाल हमारे दरमियान अनिल कुमार पांडे जी उपस्थित हैं। मैं उन्हें अपनी संक्षिप्त टिप्पणी के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर अनिल कुमार पांडे जी अपनी टिप्पणी के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों को सादर प्रणाम। बहुत समय पहले, बहुत समय तो नहीं हुआ क्योंकि मेरा ही समय अभी बहुत थोड़ा गुजरा है कुछ वर्ष पहले चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के निदेशक या अध्यक्ष जो भी रहे हों, माधव कौशिक जी के पास मैं गया था। उस समय वहाँ के अध्यक्ष थे। एक किताब, 2 किताबें मेरी आई थी, वही लेके गया था। तो देखे और खुश हुए। उन पर भी एक समीक्षा लिखी थी, वह पकड़ाया। तो उन्होंने कहा, अनिल एक जरूरी बात बताऊंगा बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने कहा हाँ बताइए। एक तो उस समय में राष्ट्रवाद और वामपंथ का बड़ा सीमांकन करता था। तो उन्होंने कहा एक काम ये करना कि खुद को कबड्डी का एक ऐसा प्लेयर बना लेना जो एक घेरे में ही रहता है, वहाँ सुरक्षित रहता है। और दूसरा ये कि हिंदी का लेखक अगर 4-5 किताबें आ जाती हैं तो मंच और माला के चक्कर में जीवन बिताने लगता है और डेस्क उससे छूट जाता है। और डेस्क जिस रचनाकार से छूट गया उसका वापस होना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, मेरी एक व्यवस्था रही कि मुझे जहाँ से बचने के लिए कहा गया मैं वहीं गया। जिसने भी मुझे जो चीज़ बचने के लिए कहा मैं वहीं गया।
और आज जब इस पुस्तक के लिए मैं बोलने आया तो मैं अपने आप को ठीक मंच और माला के नज़दीक पाया और डेस्क से छूटा हुआ पाया। ये अच्छा रहा कि टिप्पणी ही करना है। धन्यवाद सर। दो बातें हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी पे काम करना वाकई बहुत बड़े हिम्मत की काम है, वो भी आज के समय में जब हजारों किताबें और हजारों विद्वान, जहां कमल किशोर गोयनका जी से लेकर के पता नहीं कितने कितने महारथी काम करके डूब चुके हैं और लोगों को डुबा चुके हैं, उसमें कथा शिल्पी के नाम से पुस्तक लेकर आना यह साहस का काम है। वह साहस राकेश प्रेम सर ने दिखाया, ये वाकई बधाई के पात्र है। मतलब भयंकर पहलवानों के बीच अपनी दमदारी दर्ज करवाना ही बहुत बड़े जोखिम का काम है, वो इन्होंने करवाया, ये अच्छा लगा। दूसरी बात, जिसे काम से हमारे अध्यक्ष महोदय जी भी बहुत प्रभावित थे। राजन टोकी सर से एक दिन बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि अनिल, प्रेमचंद के नाटकों पर काम नहीं हुआ और राकेश जी ने ये काम करके बहुत बड़ा काम किया। सच में नाटकों पर काम कहीं मिलता नहीं है प्रेमचंद जी के पे, वह काम इन्होंने किया, ये वाकई मजबूती बच रहा। किताब को मैं 2-3 दिन पहले पढ़ना शुरू किया, कुछ हद तक पढ़ा भी। एक चीज का संशय बराबर बरकरार रहता है, वो जाकर के प्रेमचंद की औपन्यासिक संरचना में पूरा होता है कि लेखक सिर्फ कहानियों पर ही बात कर रहा है कि उपन्यासों पे भी बात कर रहा है। खासकर जब मुंशी प्रेमचंद युग के जब कथा साहित्य में जाते हैं, जहां उनके समकालीन रचनाकारों का जिक्र करते हैं, मेरे ख्याल से उन रचनाकारों की रचनाओं का जब जिक्र करते हैं तो पूरी की पूरी उपन्यास परंपरा को छोड़ सा दिया गया है। मैं जहां तक देख पाया, अगर नहीं देख पाया हूं तो मेरी गलती मानी जाए, तो ये भ्रम बना रहता है कि ये कथा, क्योंकि कथा उपन्यास और कहानी दोनों को लेकर के पूरी होती है। कल पढ़ते पढ़ते एक जगह मेरा ध्यान गया और मैं वहां रुका भी थोड़ी देर, जब राकेश प्रेम जी कहते हैं कि आज के रचनाकार, आज के लेखक या आज की रचनाएं का विश्लेषण करते हुए जब मुंशी प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हैं, उनको बड़ा बताते हुए आज के रचनाकार को सिर्फ वैयक्तिक और पाश्चात्य सभ्यता के नजदीक ला करके खड़ा कर देते हैं। मेरे ख्याल से ये इस पुस्तक की सबसे भयंकर स्टेटमेंट है। और क्योंकि आज की रचनाशीलता को पढ़ना और उस स्तर तक आत्मसात करना भी बड़ा कठिन काम है। मेरे सामने कई ऐसे रचनाकार हैं जो प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले रचनाकार हैं। आप संजीव को ले सकते हैं, कथाकार संजीव हैं। आप शिवमूर्ति को ले सकते हैं। आप रूप सिंह चंदेल को कैसे भूल सकते हैं। ये कथाकारों की एक वर्तमान स्थितियां हैं। आप उदय प्रकाश जैसे मोहनदास जैसा पात्र अमर पात्र है हिंदी कथा साहित्य का, उसको कैसे भूल सकते हैं, जो शोषण की चक्की में निरंतर पिसता रहता है और यथार्थ बनकर के सामने आता है। तो लेखन हर समय का अपनी विसंगतियां लेकर आता है। जरूरी नहीं कि मुंशी प्रेमचंद के पात्र में घीसू माधव हैं तो आज के पात्र के नाम भी घीसू माधव ही हों। नाम बदल सकते हैं, मुकाम बदल सकते हैं। ऐसे स्टेटमेंट गंभीर आलोचकों से और खासकर जो अकादमिक दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं उनसे कम अपेक्षा की जाती है कि इतने खतरनाक स्टेटमेंट के साथ आएंगे। और एक पीढ़ियों का जो अंतराल होता है वह भी इस स्टेटमेंट के साथ बखूबी दिखाई देता है। खैर, आलोचना की अपनी मना स्थिति होती है। कभी कभी आदमी जिस रग में बहता है उसी में बहता जाता है, और कभी कभी जहाँ नहीं पहुँचता वहाँ नहीं पहुँचना चाहता है, तो उसकी एक सीमांकन भी होता है। तमाम विसंगतियाँ होती, कभी कभी मूड भी नहीं होता है। पता नहीं किस मूड में राकेश प्रेम सर कहे होंगे। हालांकि पुस्तक दमदार है। पुस्तक इस अर्थ में दमदार है कि आलोचना बहुत कम लोगों के दिल और दिमाग को बांध पाती है। या तो नीरसता लाती है या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा लाती है।
इस पुस्तक ने एक संतुलन बना के रखा है, गुस्सा नहीं होने दिया है, और विशेषकर ये छात्रोपयोगी अधिक है। जब ये मुंशी प्रेमचंद के समकालीन रचनाकारों की बात कर रहे होते हैं और उसके बाद के भी, तो ये दिखाई देता है कि जैसे एक नोट्स तैयार हो रहा हो, तो ये शोधार्थियों और विद्यार्थियों के हितकर बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे ख्याल से सस्ती कुंजियों से बेहतर काम अगर इसको विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पहुंचाया जाए तो लगेगा कि हाँ, अच्छी जानकारी उनको मिल रही है। संक्षेप में भाग दौड़ की जिंदगी में एक मुकम्मल जानकारी उनको मिल रही। बाकी मैं पुस्तक को पढ़ रहा हूँ, बहुत जल्दी इस पर विस्तार से सामने आऊँगा आप सबके यहाँ, न सही कहीं और सही आएंगे मुकम्मल इस दुनिया में फिर से। धन्यवाद। जिम्मेदाराना टिप्पणी के लिए आभार। और इस दरमियान अशफाक जिगर, मोहतरम जनाब शरीफ अहमद शरीफ हमारे बीच पधारे हैं, आपका इस्तकबाल है। और जो अदब शनास, शायरी के कद्र शनास जिनका मैं नाम नहीं जान पाया हूँ, उनका भी हार्दिक स्वागत है। परिचर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ लिखी हुई पुस्तक के प्रणेता डॉक्टर राकेश प्रेम जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। निस्संदेह प्रेमचंद भारतीय साहित्य की धरोहर हैं। वे प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष ही नहीं हैं, जो आज भी साहित्य के विद्यार्थियों को, अध्यापकों को, अध्येताओं को, शोधार्थियों को ये नसीहत देते हैं कि जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, उसकी हिमायत और वकालत करना साहित्यकार का बुनियादी फर्ज है। तो मैं उस प्रेमचंद पर लिखी गई जिम्मेदारी और ईमानदारी के निर्वहनकर्ता को मंच पर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर राकेश प्रेम अपना स्वकथन प्रस्तुत करें। मैं सबसे पहले प्रीत साहित्य सदन और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, विशेषकर मनोज प्रीत जी का और उनके इस बृहत परिवार का, साहित्यिक परिवार का, कि जो निरंतर किसी अपेक्षा के बिना साहित्य सेवा में जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। और ये सुअवसर खोजे नहीं मिलता और यहाँ मिल जाता है। मेरी तीसरी पुस्तक यहाँ उसका विमोचन या उस पर परिचर्चा हो रही है। मैं तो कैसे इनका आभार व्यक्त करूं, मेरे पास शब्द नहीं। बात हुई है प्रेमचंद की। प्रेमचंद मेरे लिए कोई लेखक नहीं है। आप कहेंगे कि अभी अनिल जी ने कहा कि मैंने कहा कि आज की कहानी या आज का उपन्यास जो है वो व्यक्तिवाद से जुड़ा हुआ है और प्रेमचंद सामाजिकता की बात करते हैं। देखिए, उसका एक परिप्रेक्ष्य है, उसकी एक पृष्ठभूमि है जिसको लेकर मैंने बात कही थी कि जब नई कहानी और नया साहित्य और नए कहानीकार जो पश्चिम के जीवन शैली से प्रभावित होकर के इस क्षेत्र में आए थे, तो उनका उत्तर देते हुए मैंने कहा है, तो अनिल जी ने आलोचक हैं, उनका काम है आलोचना करना, उन्होंने इस बात को पकड़ा है, अभी पुस्तक पढ़ रहे हैं, बाकी बातें भी होंगी। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने उस बात को पकड़ा है, लेकिन उस बात की पृष्ठभूमि को उन्होंने नहीं पकड़ा। ये मेरा उनसे अनुरोध है कि वो अभी आएंगे तो बाद में भी उनसे बात करूँगा। वो उस परिप्रेक्ष्य में है कि जब नई कहानी और पश्चिम जीवन दृष्टि जब लेकर के लेखक आए, लोग आए और उनका प्रेमचंद क्या है, गांव का लेखक है, इसमें क्या है, इसमें ये है, उसमें पिछड़ा हुआ है, इसमें कोई शिल्प नहीं, कोई शैली नहीं, इसलिए मैंने कथा शिल्पी प्रेमचंद वो लिखा है
कि लोगों को पता चले कि ये आप वैसे ही बोल रहे हो बिना जाने पहचाने प्रेमचंद को। प्रेमचंद को जानने के लिए एक जीवन चाहिए। पिछले 50 सालों से मैं प्रेमचंद से जुड़ा हुआ हूँ। ये शब्द नहीं है मेरे, ये लिखने के लिए लिखी हुई किताब नहीं है। ये तो अपने टोकी साहब से बात हो रही थी, ये तो अपने खून का स्वाद है। वर्षों लगे रहना, प्रकाशकों से मिन्नतें करके पुस्तकें छपवाना, पैसे खर्च करना, लोगों को पढ़ने के लिए देना। अभी सप्रा जी ने, मैडम जी ने पढ़ा, अच्छा उन्होंने अपनी पूरी व्याख्या की। जो लोग पढ़ें उसे ईमान से तो वो ठीक है, तो उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। तो ये तो अपने ही लहू का स्वाद है, साहित्यकार लोग जानते हैं। बाकी प्रेमचंद मेरे लिए एक लेखक का नाम नहीं है, वो उस मानवीय संवेदना का नाम है जो कि इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन की अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई है। इस भावना से बड़ा कोई लेखक हो नहीं सकता। और प्रेमचंद, इसीलिए विश्व में प्रेमचंद गोरकी के समकक्ष, जैसे कालिदास के विषय में कहा गया शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वो रशियन कह नहीं सकते थे कि प्रेमचंद कोई बड़ा लेखक है। उन्होंने कहा गोरकी के समकक्ष उसे माना गया, इससे बड़ा कुछ और हो नहीं सकता। मैं अधिक नहीं कहूँगा, कहूँगा तो भावुक हो जाऊँगा, क्योंकि प्रेमचंद मेरे लिए एक भावना है। प्रेमचंद, मैं ये जो राकेश प्रेम लिखता हूँ, ये प्रेमचंद से लिया हुआ है मैंने 50 साल पहले मैं राकेश मेरा के नाम से लिखता था। मैडम सप्रा ने पूछा था कि, मैंने कहा पहले मैं शुरू में जब स्कूल में पढ़ते थे, जब मैट्रिक में पढ़ते थे तो लिखना शुरू कर दिया। 10वीं 11वीं 12वीं में आए थे, वीर प्रताप पंजाब केसरी में छपने शुरू हो गए। फिर दिव्यांशु जी सहपाठी हुए हिंदू कॉलेज में, तो उन्होंने कहा कि हर एक कवि के लिए एक उपनाम होना चाहिए। फिर मैंने हिंदी के बड़े बड़े नाम देखे, निराला और टैगोर, इन कुछ रचनाएं। आज भी मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ साहित्य का, मैं नहीं कह सकता, क्यों कि मैं तो एक विद्यार्थी हूँ साहित्य का। भाई मैं तो विद्यार्थी हूँ, मैं तो अपने काम में लगा हुआ, नहीं तो कोई मूर्ख ही होगा जो वर्षों लगा हुआ है। तो मैं तो अपने काम में लगा हुआ हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। प्रेमचंद मेरे लिए एक भावना है, मेरी जीवन शैली का एक अंग है प्रेमचंद। तो मैंने प्रेमचंद से लिया हुआ है। और इसीलिए जो बड़े बड़े नाम देखे, मोहन राकेश की भी कुछ कहानियाँ पढ़ी थी मैंने, निराला की कविताओं से मैं प्रभावित रहा, टैगोर की कुछ कहानियों का अनुवाद हिंदी में मैंने पढ़ा। तो मैंने देखा ये मोहन राकेश तो नाटककार भी है, कहानीकार भी है, उपन्यासकार भी है, बहुमुखी व्यक्तित्व है। हालांकि प्रेमचंद भी है, लेकिन आधुनिक जीवन की जो कश्मकश मोहन राकेश में है वो अलग से है। और जो अपने समय की चेतना और वो मानवीय संवेदना जो युगों मनुष्य बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी, बदलना प्रकृति का नियम है, बदलना तो है ही, नहीं बदलेंगे तो मृत हो जाएंगे। तो जीवन चलने का नाम है। तो प्रेमचंद वो चलता हुआ व्यक्तित्व है, लेखक है। पीढ़ियां बदल जाएंगी, भाव नहीं बदलेंगे। प्रेमचंद वो है। तो वो है। पांडे जी सारी किताब पढ़ेंगे, फिर उनसे चर्चा होगी, परिचर्चा होगी। लेकिन उन्होंने जो कहा वो भी अपनी जगह सही है, आलोचक ने तो अपनी दृष्टि है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, उन्होंने उस बात को पकड़ा। लेकिन उस बात पर आगे चर्चा भी तो होगी ना। तो इसलिए मैंने उसका परिप्रेक्ष्य क्या है, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड क्या है, वो मैंने बताई है आप सबको। हार्दिक शुभकामनाएं और साधुवाद डॉक्टर राकेश प्रेम। ये जनाब उस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पढ़े हैं। तो कहते असि तो प्रधानमंत्री पैदा करते हैं। खैर, अब मैं लोकार्पण के लिए पुस्तक के लेखक, आज की पुस्तक परिचर्चा के माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्य अतिथि, प्रीत साहित्य सदन के बानी डॉक्टर मनोज प्रीत, डॉक्टर कुसुम डोगरा, डॉक्टर पूनम सप्रा, आपको आमंत्रित करता हूं।
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शब्दों का जीवन भी, धनपत राय कैसे नवाब राय बनते हैं, नवाब राय प्रेमचंद बनते हैं और प्रेमचंद राकेश प्रेम बना देते हैं। बहरहाल हाँ, तो मैं यह कह रहा था कि शब्दों की अर्थवत्ता कितनी होती है कि धनपत राय उर्दू के लिए नवाब राय हो जाते हैं और दयाराम निगम के सुझाव पर प्रेमचंद हो जाते हैं और प्रेमचंद के आशिक राकेश प्रेम हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम काव्य गोष्ठी के हमारे मुख्य अतिथि जी का सुझाव है कि पुस्तक परिचर्चा के सत्र को पूरा कर लिया जाए, नहीं तो विचार बिंदु इधर उधर बिखर जाते हैं। हम सभी मनुष्य हैं और इस बात को समझते हैं। तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज के मुख्य अतिथि जो लंबे समय तक शिक्षाविद रहे हैं, कथा साहित्य के गंभीर अध्येता और शोधार्थी रहे हैं, सुकवि हैं, संस्कृति कर्मी हैं और एक जिम्मेदार इंसान हैं। मैं प्रोफेसर सुरेंद्र खन्ना जी को आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपने विचारों से हम सबको सरशार करें। प्रोफेसर सुरेंद्र खन्ना जी। इस तो पहला कि मैं बाकायदा तौर पे अपनी गल आरंभ करा, जे आग्या है तो मैं पंजाबी दे विच बोला। उंज मैं महसूस करदा कि मेरी चीफ गेस्ट की जिहड़ी चोण हुई है वो होनी नहीं सी चाहिदी। कोई हिंदी वाला ही कद्दावर शख्सियत होनी चाहिए सी, पर ये बलविंदर जी का प्यार है, मुहब्बत है, मनोज जी। सब तो पहला चलो तुसी अलाउ कर दिता कि मैं पंजाबी दे विच बोल सकता हूँ, शुक्रिया। सब तो पहला मैं प्रीत साहित्य सदन दी इस पाकीज़ा धरती नूं नमन करदा हाँ। वाकई इस तरह दे घट परिवार होणगे जिहड़े बाकायदा तौर ते इस तरह प्रवचन सिरजदे होण। डॉक्टर बलविंदर भूषण ते डॉक्टर मनोज प्रीत जी नूं मैं इन्हां दे अवार्ड लई भी बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा हाँ। मैनूं क्योंकि मनोज प्रीत जी अवार्ड तो बाद पहली बार मिले, इस करके मेरा ये कहना बनता है। डॉक्टर राकेश प्रेम जी नाल जे मैं पिछोकड़ दे विच जावां तां मेरा शायद 34-35 साल का रिश्ता बनता है। डॉक्टर दिलजीत दिव्यांशु जी की मार्फत मिलिया। बलविंदर उदों ईवनिंग के स्टूडेंट सीगे, शायद जे मैं रिकलैक्ट कर पावा तो ईवनिंग दे विच दिव्यांशु जी ते मैं इस दोनों ने प्लान किया सी कि
ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ? ਐਨੀਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਜਨੂਨ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਸ ਸਿਨਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆਏ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੋਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਢੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ। ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਕਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਫਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੀਮਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਬ੍ਰੌਡਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂ, ਛੂਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਂ। ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਵਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 30s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਦਾ। ਤੋ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ
ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਅਜੇ ਪੁਸਤਕ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਥੋੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੁਟਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੈਨਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਅਕਸ ਟੁੱਟਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੂੰਗੀ ਵਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਨ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਰਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਜੈਨਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੇਖਕ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਬ੍ਰੌਡਰ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੱਚ ਸਧਾਰਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਗਮਨੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੀ ਸੰਦਰਭ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਅਲੀ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬਾਲ ਵਿਧਵਾ ਸਨ। ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਨੇ BA ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਮੈਂ 2-3 ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਪੜਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖੇ ਹਨ कि प्रेमचंद की कहानी कला या कथा कौशल लोक कला जैसा है, अर्थात उसमें जनमानस से संवाद की विशिष्टता है। कहानी कहने की ये कला या कौशल कहानी के जनमानस से जुड़े होने और लोक चित्त की अभिव्यक्ति का साक्षी है। और ये लिखदे अगे फिर नाल ही लिखदे हैं कि ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। और ये कोई छोटी गल नहीं है कि उस लैवल दे जे विद्यार्थी जां खोजार्थी भी होण, उन्हां नूं इस तरह की पुस्तक अवेलेबल हो जाए तां ओ प्रेमचंद नूं होर गूढ़ा, होर गहन, होर डूंगा समझ सकते हैं। सो श्रीवास्तव ने, जतिंद्र श्रीवास्तव जी ने इस किताब नूं जरूरी किताब दस्सिया गया, जरूरी शब्द है उस दे विच। मैनूं बहुत चंगा लग्या कि ये जरूरी किताब है। बस राकेश प्रेम जी दे 2-3 जो मैनूं टच तो बहुत कीते हैं, पर इन्हां विचों 2 मिसालां मैं दवांगा 32 ते 33 पेज ते, 32 और 33 पेज ते। प्रेमचंद के पात्र सहज और सरल हैं। उस समय समाज में शिक्षा का प्रसार कम ही हुआ था, इसलिए वे अधिक शिक्षित ना होने पर भी सही गलत के विवेक से जुड़े हैं। मैं क्योंकि अजे पंजाब दे विच बिंदियां चलदियां ने, सो गलत मेरे को क्या नहीं जाता, सो गलत सही गलत के विवेक से जुड़े हैं। व्यक्तिगत आकांक्षाओं के होते हुए भी पारिवारिक संबंध, सामाजिक मर्यादा और मानवीय संवेदना उनके दम, आचार विचार का अंग है। ये सिंपलीफाई किया है। इस बाद फिर जो औरत पात्र ने उन्हां संबंधी गल की है, ते 33 सफ़े ते फिर पुरुष पात्रां संबंधी गल करदियां शुरू दे विच क्या है। हालांकि गल थोड़ी जी मिलदी जुलदी है, पर उस समय दा जो परिवेश सी, जो उस समय दा समाज सी, उन्हां नूं खूबसूरती नाल बयान किया है। इसी प्रकार से प्रेमचंद के पुरुष पात्र भले ही आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना से वंचित हों, किंतु सही और गलत, उचित तथा अनुचित का भेद भली भांति जानते हैं। शोषण की चक्की में पिसते हुए भी संघर्ष की चेतना से जुड़े हैं। तो जदों बाकी पुस्तक भी कंप्लीट की थी तो बहुत मज़ा आएगा। मैं एक शेर राकेश प्रेम जी ਲਈ भी, और क्योंकि पहला मैं पोएट्री सुनी नहीं सी डॉक्टर कुसुम डोगरा जी दी, जो अज सुनी ते मैनू अच्छा लगा। दोनों ਲਈ वो शेर है। दुष्यंत कुमार ने एक गज़ल दे विच कहा कि
ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। तो इन्ह दोनों ली शेर के यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। प्रेमचंद नू उन्हां दी रूह नू, उन्हां दी रचना दी रूह नू पकड़ना किस तरह है, वो डॉक्टर राकेश प्रेम जी ने खूब चित्रिया है। इन्हां शब्दां दे नाल मैं अगले हिस्से लई जो है, हालांकि मैं सुनना चाहांगा टोकी साहब नू इस फर्स्ट राउंड दे जिहड़े हिस्से दे रूप विच। तो मेरी गुजारिश होएगी बलविंदर जी नू कि टोकी साहब दे जो एहसास हन, जो तासुरात हन, उन्हां नू भी संखेप रूप विच पेश कीता जाए। तहे दिल से शुक्रिया। आपके गुरु गहन विचारों को सुनने का और उनसे लाभान्वित होने का अवसर मिला। आप सब के आने से निश्चित ही प्रीत साहित्य सदन में ज्ञान का उजाला होता है। बकौल शायर कि तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। खैर, मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ वाह, टोकी साहब की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। एक बार तालियों से। हाँ, बहुत बढ़िया कि जहाँ बैठ गए तो बैठ गए। खैर, हम काव्य गोष्ठी के उस दौर में पहुँचते हैं जहाँ हमारे दरमियान युवा शायर और बुजुर्गवार शायर को बुजुर्गवार नहीं समझदार कहना चाहिए, वे तशरीफ़ फरमा है। मैं नौजवान शायर, मैं इनका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन इन्हें लगातार सुनता रहा हूं। आप आएं और आपके कलाम से आज की काव्य गोष्ठी की शुरुआत हो और अपना परिचय भी साथ में दें। लवप्रीत सिंह, हार्दिक अभिनंदन। सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ। ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਦੌਲਤ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ। ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਵੰਡਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਏ, ਸੋਚਿਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੰਗੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੰਗੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤੀ ਰੰਗ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰੂਹ ਨੂੰ ਰਚ ਜਾਏਗੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰੂਹ ਨੂੰ ਰਚ ਜਾਏਗੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਐਸਾ ਡੂੰਘਾ ਡੰਗ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸੂਲੀ ਐਸੀ ਉਡੀਕਾਂ ਵਾਲੀ ਟੰਗ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ। ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਦੇ, ਸੂਲੀ ਉਡੀਕਾਂ ਵਾਲੀ ਟੰਗ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ, ਸੂਲੀ ਉਡੀਕਾਂ ਵਾਲੀ ਟੰਗ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ।
शुक्रिया, बहुत अच्छे। और मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ पम्मी हबीब जी को दावत सुखन देता हूँ कि पम्मी हबीब जी लगातार हमारे दरमियान होते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। पम्मी हबीब जी, आप आएँ और सामीन को अपने कलाम से रूबरू करें। एक वीर देई वे रब्बा सौ खान नू बड़ा ही चित्ती करीदा। एक वीर देई वे रब्बा। तुसी सच्चो सच दस्सिओ, मेरी भैनां मेरे वीर बैठे आ, कोई ऐसा वीर भैन भरा है जेड़ा धार्मिक स्थान ते अपने बेटे नू लैके धार्मिक स्थान ते अरदास करन गया होवे, एक बेटी देई वे रब्बा सौ खान नू बड़ाई चित्ती करीदा। बस आही फर्क है हबीब, बेटी ते बेटे दे विच जो माँ बाप खुद पाउंदे ने। मैं बेचारी समय दी मारी लाउणा चाहुंदी सी उच्ची उड़ारी। माँ बाप मेरे लाडी लडाया, भैनां पाइयां मैनू चलना सिखाया। उन्हां नू लगदी सी ऐनी प्यारी, मैं बेचारी समय दी मारी लाउणा चाहुंदी सी उच्ची उड़ारी। अल्लड़ उमरे साथी इक पाया, साथी निभाउण दा वचन सिपाया। ओही निकलिया हवस शिकारी, मैं बेचारी मैं भुल गईया तुसी भुल न जाना। सोची समझ के हबीब बनाना, खोल देती मैं दुख पटारी। मैं बेचारी समय दी मारी लाउणा चाहुंदी सी उच्ची उड़ारी, उच्ची उड़ारी। वाह, बड़ा नसीहत आमूज, शुक्रिया। हमारे दरमियान मोहतरम जनाब केवल दीवाना जी तशरीफ़ फरमा हैं और इनकी एक ख़ासियत है कि दीवाना साहब को अपना तमाम कलाम ज़ुबानी याद है। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। केवल दीवाना गज़ल के चंद शायर। गज़ल से पहले एक शेर देखिएगा। तेरे बगैर कोई बात सूझती ही नहीं। तेरे बगैर कोई बात सूझती ही नहीं। तेरे सिवा नहीं अब और क्या ख्याल मुझे। तेरे बगैर कोई बात सूझती ही नहीं। तेरे सिवा नहीं अब और का ख्याल मुझे। चंद शेर देखिएगा गज़ल के। मेरे ख्याल में दिल और जिगर में रहता है। मेरे ख्याल में दिल और जिगर में रहता है। वो मेरी सोच में मेरी नज़र में रहता है।
मेरे ख्याल में, दिल और जिगर में रहता है, वो मेरी सोच में, मेरी नज़र में रहता है। दम ही लेने नहीं देता किसी दम ही लेने नहीं देता है किसी दम मुझको, दम ही लेने नहीं देता है किसी दम मुझको। ये दिल भी क्या है, मुसलसल सफ़र में रहता है। दम ही लेने नहीं देता है किसी दम मुझको, ये दिल भी क्या है, मुसलसल सफ़र में रहता है। और लिए फिरता है न जाने कहाँ कहाँ मुझको, लिए फिरता है न जाने कहाँ कहाँ मुझको। ख्याल बंद कहाँ दीवारों दर में रहता है, लिए फिरता है न जाने कहाँ कहाँ मुझको। ख्याल बंद कहाँ दीवारों दर में रहता है। और शेर देखिएगा, ये सारी दुनिया जिसको कमाल कहती है, ये सारी दुनिया जिसको कमाल कहती है, वो तो इंसान के इल्म और हुनर में रहता है। ये सारी दुनिया जिसको कमाल कहती है, वो तो इंसान के इल्म और हुनर में रहता है। और मक्ता देखिएगा, तेरी मंजिल पे पहुंच चुका हूँ मैं, मगर फिर भी तेरी मंजिल पे पहुंच चुका हूँ मैं, मगर फिर भी दिले दीवाना तेरी राह गुजर में रहता है। शुक्रिया दीवाना साहब। कभी इस पंजाब के बेनज़ीर शायर आज़ाद गुलाटी ने कहा था, वो अश्क बन के चश्मे तर में रहता है, वो अश्क बन के चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। केवल दीवाना जी के बाद मैं बड़े एहतराम के साथ जनाब अशफाक जिगर को डायस पर न्योता देता हूं, वे आएं और सामईन को अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम अशफाक जिगर। के प्रिय साहित्य सदन से इनसे मुलाकात हुई और डॉक्टर साहब ने अमृतसर कॉलेज के अंदर मुशायरे में मदऊ कर लिया। वहाँ से पढ़ के आए मुशायरा, सोए हुए थे, इनका फ़ोन आया, जिगर साहब कहाँ हो? मगा सोए हुए, जाग जाओ। मगा भाई क्या हो गया? कि 4 अखबारों में आपका जो मिसरे हैं वो हेडलाइन बन चुके हैं, आप तो छाए हुए हो। और इन्होंने वो अखबार की भेजा, इन्होंने मोबाइल पे वो 4 मिसरे आप तक पहुँचा रहा हूँ, देखें। हम तो अमन व अमान वाले हैं, हम तो अमन व अमान वाले हैं, हम तो शीरी ज़बान वाले हैं, हम तो अमन व अमान वाले हैं, हम तो शीरी बयान वाले हैं। अपना मतलब नहीं है नफरत से, अपना मतलब नहीं है नफरत से, हम तो उर्दू ज़बान वाले हैं, हम तो उर्दू ज़बान वाले हैं। ताज़ा कलाम देखिए डॉक्टर साहब, कीजिए तहकीक कोई मसला नहीं, कीजिए तहकीक कोई मसला नहीं, फैसले के बाद कोई फैसला नहीं। कीजिए तहकीक कोई मसला नहीं, फैसले के बाद कोई फैसला नहीं। और बैठे हैं आग लेके सीने में नौजवान,
बैठे हैं आग लेके सीने में नौजवान, ऐसा नहीं है कोई जो दिल जला नहीं। बैठे हैं आग लेके सीने में नौजवान, ऐसा नहीं है कोई जो दिल जला नहीं। जो सफर पे निकले रुकते नहीं कदम, जो सफर पे निकले रुकते नहीं कदम, जंजीर पा हो थकन ये मरहला नहीं। जंजीर पा हो थकन ये मरहला नहीं। वो फरेब करते हैं वफा के नाम पे, बतौर खास शेर, वो फरेब करते हैं वफा के नाम पे, मैं वतन पे जान दूं ये मसला नहीं। वो फरेब करते हैं वफा के नाम पे, मैं वतन पे जान दूं ये मसला नहीं। और हम उम्र के उस पड़ाव पे हैं। देखिए शेर बच्चों के हवाले से, जिंदगी की जंग से अब तो सुकून दो, जिंदगी की जंग से अब तो सुकून दो, जंग लड़ी है तन्हा कोई काफिला नहीं। जिंदगी की जंग से अब तो सुकून दो, जंग लड़ी है तन्हा कोई काफिला नहीं। और मक्ता देखेंगे, दर्द क्या है दर्द जिगर से पूछिएगा, दर्द क्या है दर्द जिगर से पूछिएगा, गम खुशी में यारो कोई फासला नहीं। दर्द क्या है दर्द जिगर से पूछिएगा, गम खुशी में यारो कोई फासला नहीं। कीजिए तहकीक कोई मसला नहीं, फैसले के बाद। शुक्रिया अशफाक जिगर साहब। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं पंजाबी के शायर जोरावर सिंह पंछी जी को आवाज़ दे रहा हूँ। आप आएँ और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। पंछी धन्यवाद। गज़ल तो पहले निके निके दो शेर। कदी ना वेख्या मुड़ के ਵਪਾਰੀ ਕੱਚ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਕਦੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਕੱਚ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਪੱਥਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਪੱਥਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਪਛਾਣੀ ਨਾ ਗਈ ਸੂਰਤ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਛਾਣੀ ਨਾ ਗਈ ਸੂਰਤ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹਵਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਲੇ ਥੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਬਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਗਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਂਗੂ, ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਂਗੂ, जुल्फां च महक हुंदी, जुल्फां च महक हुंदी, सजरे गुलाब वांगू, महबूब दी निगाह विच। शेर है जी। ना कोल कोल बैठे ना हाल चाल पुछया, ना कोल कोल बैठे ना हाल चाल पुछया, आए जदों कदी भी, आए जदों कदी भी, आए ख्वाब वांगू, महबूब दी निगाह विच। जीना बगैर तेरे नाराज आ रहा हुण, जीना बगैर तेरे नाराज आ रहा हुण, हर रोज हिजर दा गम डोबे चनाब वांगू, हर रोज हिजर दा गम डोबे चनाब वांगू,
ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਨਵਾਬ ਵਾਂਗੂ, ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਨਵਾਬ ਵਾਂਗੂ, ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਭੇਦ ਦਿਲ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਨਾ ਅਤਰੂ ਵਗਾਵਾਂ, ਨਾ ਭੇਦ ਦਿਲ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਨਾ ਅਤਰੂ ਵਗਾਵਾਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਓ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗੂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਓ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗੂ, ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਹੋਇਆ ਕਸੂਰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਖਾਂ ਭਲਾ ਅਸਾਂ ਤੋਂ, ਹੋਇਆ ਕਸੂਰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਖਾਂ ਭਲਾ ਅਸਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਕਾਬ ਵਾਂਗੂ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਕਾਬ ਵਾਂਗੂ, ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਮਗਤਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੱਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੱਸੀ, ਉੱਚੀ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਛੀ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂ, ਉੱਚੀ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਛੀ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂ, ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਮਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ 'ਚ ਮਹਿਕ ਹੁੰਦੀ, ਸਜਰੇ ਗੁਲਾਬ ਵਾਂਗੂ, ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ। ਉੱਚੀ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ पंछी उकाब वांगू। शुक्रिया। हमारे बीच सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले राजकुमार तिवारी जी हैं। व्यंग्य प्रधान चुटीली रचनाएं कहते हैं। मैं आपको ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूं कि अपनी एक कविता के ज़रिए हम सामीन पर आशीर्वाद की बरखा करें। तिवारी जी। यहाँ आए लोगों का मैं हार्दिक नंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं व्यंग्य कविताएँ भी है और संवेदनहीन भी है। तो एक मैं आपको पहले व्यंग्य कविताएँ सुनाता हूँ और फिर एक संवेदनहीन सुनाता हूँ। एक ऑफिस में पड़ा मेरा जरूरी काम था और अधिकारी महोदय का चलन बदनाम था। देखकर व्यवहार उनका रह गए थे हम ठगे, बेहयाई से वो हमसे मांगने रिश्वत लगे। भेंट में दूं क्या इन्हें, दिल में हमारे क्लेश था, जेब के अंदर पड़ा बस 2.5 रुपये शेष था।
जेब के अंदर पड़ा बस 2.5 रुपए शेष था, रह गए थे हम अचंभित, दिल गिला से भर दिया, 2.5 रुपए में ही उसने काम मेरा कर दिया। जान करके ये हकीकत अब समझ में आई है, दुश्मनों ने व्यर्थ में अफवाह ये फैलाई है। इंसान की ईमान की औकात रुपया 2.5 है। कौन कहता है हमारे देश में महंगाई है? कौन कहता है हमारे देश में महंगाई है? और एक बहुत गरीब आदमी था, उसने दहेज नहीं दे पाया था, वहाँ से सुनिए, चीख चीख के कोस रही थी एक खड़ी वृद्धा नारी, दौलत के खातिर ही हमने अपनी आज सुता मारी। रखी हुई थी लाश सामने अपनी सुता अभागन की, टूट गई थी एक तमन्ना बनना सगी सुहागन की। सुना रही थी करुणा गाथा, पूछ रहे थे बात सभी, दे न सकी दहेज बेचारी लौट गई बारात अभी। दे न सकी दहेज बेचारी लौट गई बारात अभी। घर में बैठा बाप रो रहा, बात जिगर में खटक गई, नहीं सह सकी सुता बेचारी, वो फांसी पे लटक गई। ना जाने कितने बहनों का ये दहेज अब साफ हो गया, आया बनकर रहती घर में जीना ही दुश्वार हो गया। तन्हाई में दबी हुई थी, प्यार मोहब्बत खाक हो गई, किसी ने घर से उन्हें भगाया, कोई जलकर राख हो गई। काश तुम्हारी बहनों के भी तन पर कोई आग लगा दे, फटे चीथड़ों में लपटाकर कोई घर से उन्हें भगा दे, फिर वो आकर तुमसे पूछे क्या दिल पर अब बीती है, बहन तुम्हारी घर में बैठे कैसे आंसू पीती है। वो भी थी तो बहन किसी की जिसको तुमने बहू बनाया, जुल्म किया था जब तुमको कुछ सब याद ना आया। थोड़ी सी दौलत के खातिर घर से बहुएं भगा रहे हो, तुम तो हो जल्लाद कसाई, घर घर फांसी लगा रहे हो। तुम क्या जानो इंसानों को जो दौलत पर मरते हैं, शादी का पर्दा डाले घर की नीलामी करते हैं। बेच रहे हो बेटा अपना, कैसा नया जमाना है, घर घर में शादी करने का दौलत ही पैमाना है। भले पिता हो मगर किसी पर जुर्म नहीं कभी साथ करेगा, जब जब होगी घर में शादी दौलत की न बात करेगा। खा लो कसमें युवा साथियों, हम दौलत पर नहीं मरेंगे, शादी जैसे पावन रिश्ता हम दहेज से नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कवि दुनिया के सबसे ऊंची दीवार पर खड़ा होता है। बहरहाल वक्त हमें आगाह कर रहा है और हमारे सामने हमारे हर दिल अजीज शायर शरीफ अहमद शरीफ जी बैठे हैं। मैं पूरी इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें न्योता देता हूं कि शरीफ साहब आप आएं और हमें अपनी एक गज़ल से शर्शार करें। शरीफ अहमद शरीफ। सभी की खिदमत में आदाब। सबसे पहले एक शेर बलविंदर जी के लिए। बाद मुद्दत के दुआओं में असर आया है, बाद मुद्दत के दुआओं में असर आया है, तुम यहाँ आए हो या चांद उतर आया है। एक शेर और सुने। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। एक छोटा शेर और कि फूलों की तरह जिनके
किरदार नहीं होते, फूलों की तरह जिनके किरदार नहीं होते, वो लोग मोहब्बत के हकदार नहीं होते। गजल का मतलब सुना? जिस शय पे नजर डालिए धोखा सा लगे है, जिस शय पे नजर डालिए धोखा सा लगे है, पीतल भी चमकता हुआ सोना सा लगे है, पीतल भी चमकता हुआ सोना सा लगे है। टोकी साहब शेर देखें। कल जिसके तस्वुर से चमन दिल का खिले था, कल जिसके तस्वुर से चमन दिल का खिले था, आज उसका ख्याल आए तो कांटा सा लगे है, आज उसका ख्याल आए तो कांटा सा लगे है। और हबीब साहब शेर देखें। अब मेरी तबीयत भी तो पहली सी नहीं है, अब मेरी तबीयत भी तो पहली सी नहीं है, पूछे है कोई हाल तो ताना सा लगे है, पूछे है कोई हाल तो ताना सा लगे है। और मेरे बड़े भाई प्रीत साहब बैठे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। अब लोगों से मिलते हुए घबराने लगा हूँ, अब लोगों से मिलते हुए घबराने लगा हूँ, कातिल भी तो कम बख्त मसीहा सा लगे है, कातिल भी तो कम बख्त मसीहा सा लगे है, जिस शय पे नजर डालिए धोखा सा लगे है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काव्य गोष्ठी को जो ऊंचाई बख्शी, हमारे दिल के कोनों को रोशन किया, उसके लिए बार बार शुक्रिया। हमारे बीच युवा कवित्री सुश्री काजल मेहरा हैं। काजल मेहरा आज के माननीय अध्यक्ष को एक पुस्तक भेंट करेंगी और अमनदीप कौर, आप दोनों आए। अमनदीप कौर, आप आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुरेंद्र खन्ना जी को पुस्तक भेंट करेंगी। अमनदीप कौर टोपी साहब, आप भी यहाँ सौगात के तौर पर पुस्तक ही मिलती है। और आज के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र टोकी जी को काजल मेहरा और अमनदीप कौर यह पुस्तक भेंट कर रही हैं। यह
प्रीत साहित्य सदन है, जहां तीन तीन पीढ़ियों का अंतराल पट जाता है। वहाँ काजल मेहरा भी हैं, मुझ जैसे नौसिखिया भी हैं, और पम्मी हबीब जी जैसे, टोकी साहब जैसे समझदार बुजुर्गवार भी हैं, जिनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है। एक सौगात आज के विशिष्ट वक्ता डॉक्टर अनिल कुमार पांडे जी के लिए। इधर सुश्री काजल मेहरा, अमनदीप कौर और सिमरनजोत कौर। ये शब्द के संस्कार हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी और दूसरी से तीसरी और आगे से आगे इसी तरह प्रवहमान हैं। यही अदब की खिदमत प्रीत साहित्य सदन कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोफेसर राजेंद्र टोकी, जो लगभग 6 दहाइयों से साहित्य की सेवा कर रहे हैं, सुख्यात कवि हैं, शायर हैं, विवेकशील संपादक हैं, नैतिक शिक्षाविद रहे हैं और काक चेष्टा रखने वाले शोधार्थी हैं। आपका आशीष हमारे साथ सदैव बना रहता है। मैं पूरे सम्मान के साथ आपको प्रीत साहित्य सदन के इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप आएं और आज के पुस्तक परिचर्चा और काव्य गोष्ठी के संबंध में अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त करें। प्रोफेसर राजेंद्र टोकी जी। सबसे पहले आप सबको प्रणाम। मैं ये देख रहा था कि बलविंदर जी मुझे इतना सुन चुके हैं कि अब मेरा नाम ही भूल गए। उन्होंने कहा कि ज़रूरत ही नहीं है, और वैसे भी अंत में जाके ये जो बेचारा अध्यक्ष होता है, इसके पास समय बहुत थोड़ा सा रह जाता है, तो वो जो बात कहना चाहता है वो बेचारा कह ही नहीं पाता। और मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपसे। सबसे पहले तो ये कि ये मनोज जी की क्या तारीफ़ करूँ, क्योंकि मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस प्रीत सदन का मेंबर ही हूँ। तो मनोज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते रहें, और हमारी सेवा की जब भी ज़रूरत हो, मैंने इनको फ़ोन पे भी यही बात कही थी कि आप जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। तो ये मत सोचिए कि मेरा आना मुश्किल है, मेरा आना कोई मुश्किल नहीं है। मुझे जो भी बुलाएगा मैं आऊँगा। ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि आज 2 किताबों का लोकार्पण हुआ है। तो मैडम तो चली गई हैं, अब उनकी किताब के बारे में तो मैं बोलता अच्छा नहीं लगता उनके बिना। तो राकेश जी बैठे हैं, तो राकेश जी की किताब मैं पढ़ के आया हूँ। बिना पढ़े मैं कभी मंच पे जाता नहीं। मैडम की किताब ही मैं पढ़ के आया था। तो राकेश जी की किताब के लिए तो पहले बधाई। देखिए 2-3 चीज़ें, मैंने समय ज़्यादा नहीं लेना, लेकिन 2-3 चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि कुछ लेखक और कुछ कवि ऐसे हैं जिन पर बार बार लिखा जाता है और कभी ख़त्म नहीं होता। वो ऐसे लेखक और ऐसे कवि जैसे कबीर हैं, जैसे तुलसी हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जैसे मिर्ज़ा गालिब हैं। इनके ऊपर धड़ल्ले से लिखा जा रहा है, और कई बार ऐसा भी लगता है कि अब लिखने को रह कुछ नहीं गया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नया आ जाता है। ये बड़े लेखकों की पहचान होती है। जैसे बहुत बढ़िया कविता जो होती है उसके एक अर्थ नहीं होते, आप नया से नया अर्थ उसका निकाल लेते हो। मिर्ज़ा गालिब 18वीं शताब्दी में हुए, लेकिन उनके शेर आज भी आप कोट कर रहे हो और उनको आज आप नया अर्थ दे रहे हो। तो इसलिए बड़ा लेखक जो होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करता है। प्रेमचंद जी के बारे में मुझे अब पूरी बात तो याद नहीं है,
मैंने गीत चतुर्वेदी का एक लेक्चर सुना था, वो यूट्यूब पर पड़ा है, आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए वो। और मेरा आग्रह है कि जिन्हें भी प्रेमचंद से प्रेम है उन्हें ज़रूर सुनना चाहिए। उनका कहना ये है कि प्रेमचंद को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन जो काम उन्होंने किया है वो संसार के किसी साहित्यकार ने कभी नहीं किया। वो क्यों? क्योंकि प्रेमचंद ने उपन्यास और कहानी की वो परंपरा शुरू की जिसके पीछे कुछ नहीं है, खाली है बिल्कुल। हिंदी साहित्य उठा के देख लीजिए, बिल्कुल खाली है, आपका समाज नहीं है वहां पे। प्रेमचंद ने एक ऐसी नींव दे दी है, दृढ़ सुदृढ़ नींव दे दी है, जिस पर आज का पूरा हिंदी साहित्य खड़ा है। चाहे वो वैयक्तिक साहित्य हो, चाहे वो सामाजिक साहित्य हो, चाहे वो फंतासी साहित्य हो, कैसा भी साहित्य हो, लेकिन आधार प्रेमचंद है। और मैं आपको बताऊं, प्रेमचंद ने कुछ फैंटेसीज भी लिखी हैं, बहुत छोटी छोटी फैंटेसी, लघु कथा, लेकिन है फैंटेसी में। ये काम भी प्रेमचंद करके गए हैं, इसकी बात कम होती है। बहरहाल मैं इस किताब पे आ जाऊं, और कुछ बातें मैंने एक दो कहनी है। राकेश जी, आप बुरा नहीं मानेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए, इस किताब के जो दो बहुत महत्वपूर्ण लेख हैं, मैं उनकी तरफ आपका इशारा दिलाना चाहता हूं। एक तो नाटकों के ऊपर, मैंने अब तक के अपने शोध कार्य में प्रेमचंद के नाटकों पर केवल एक किताब देखी। कहीं प्रेमचंद उल्लेख तो मिलता है, प्रेमचंद ने नाटक लिखे, करवला लिखा, ये लिखा, वो लिखा, लेकिन लेख किसी ने नहीं लिखा। ये बड़ा महत्वपूर्ण लेख है जो राकेश जी ने इस किताब में दिया है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा लेख जो इन्होंने लिखा है प्रेमचंद के निबंधों के ऊपर, हालांकि मुझे अब भी लगता है कि उसके ऊपर और विस्तार करने की जरूरत है। प्रेमचंद के सभी निबंधों की बात नहीं हो पाई, लेकिन जितनी भी हो पाई ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक चीज जो छूट रही है वो छूट रही है प्रेमचंद के अनुवादों की। प्रेमचंद ने जो अनुवाद किए हैं, टॉल्स्टॉय की कहानियां उन्होंने अनुवादित की, और अनातोले फ्रांस का उपन्यास थायस, उसका अनुवाद उन्होंने किया, और ये जो नाटकों का अनुवाद किया वो तो साथ में है ही। ये देखा जाना चाहिए कि प्रेमचंद ने अनुवाद करते हुए, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हुए किस तरह का प्रयोग किया, किस तरह का अनुवाद किया। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है, ये भी किए जाने वाला है। मुझे लगता है कि प्रेमचंद, अब मैंने कहा ना कि बड़ा लेखक कोई ना कोई चीज़ छोड़ जाता है और उसके ऊपर बहुत ध्यान से काम करने की आवश्यकता होती है। तो ये मुझे लगता है कि ये चीज़ें तो हैं। बाकी इनके जो शुरू के लेख हैं उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, वो मैडम ने बहुत अच्छा तरीका से कह दिया है, और उसके ऊपर बहुत मैटर भी मिल जाता है प्रेमचंद की कहानियों के ऊपर, नावलों के ऊपर। लेकिन राकेश जी का अपना दृष्टिकोण है, उस पर किंतु परंतु करने का कोई अधिकार मेरा नहीं है। लेकिन एक लेख है जिसके बारे में मैंने इनसे क्षमा याचना मांगी है, वो है प्रेमचंद युग का कथा साहित्य। इसमें थोड़ा सा राकेश जी पता नहीं क्यों उन्होंने ध्यान नहीं दिया। प्रेमचंदोत्तर युग के जो कथाकार हैं वो सारे के सारे प्रेमचंद युग में आ गए। जैसे भीष्मनाथ रेणु आ गया, जैसे अज्ञेय आ गया, जैसे जैनेन्द्र आ गया, जैसे इलाचंद्र जोशी आ गए, ये तो प्रेमचंदोत्तर युग के कथाकार हैं। इनका प्रेमचंद युग से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पैदा पहले प्रेमचंद के युग में हुए, लेकिन पैदा होने से तो वो लेखक नहीं हो जाते उसी युग के। और अगर आप इनको प्रेमचंद युग में रखेंगे तो मेरा सवाल ये है कि फिर प्रेमचंदोत्तर युग में किनको रखेंगे? प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार तो आपने पहले ले लिए, उपन्यासकार पहले ले लिए। एक बात, ये एक बड़ा दोष है इस लेख में। दूसरा, जो एक लेखक प्रेमचंद युग का है, सबसे महत्वपूर्ण लेखक जो है, उसके बारे में मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ। भले ही मैं उसको प्रेमचंद के समकक्ष नहीं रखता, और कहीं मैं रखता भी हूँ, उनका जिक्र तक इन्होंने उसमें नहीं किया। वो लेखक कौन है? पांडे वेचन शर्मा उग्र। आप उनकी भाषा देखिए, आप उनकी कहानियां देखिए, कहीं कहीं उनकी कहानियां प्रेमचंद से टक्कर लेती हुई दिखाई पड़ जाएंगी। प्रेमचंद ने देश प्रेम की 6 कहानियां लिखी हैं, पांडे वेचन शर्मा उग्र ने भी देश प्रेम के ऊपर पूरी किताब लिखी है। और जिस विषय पर उग्र ने कलम चलाई, उस विषय पर प्रेमचंद कभी लिख ही नहीं सकते थे। वो क्यों नहीं लिख सकते थे वो सवाल छोड़िए, उससे प्रेमचंद छोटे नहीं होते। लेकिन समलैंगिकता के ऊपर पूरी किताब, चॉकलेट नाम की,
1929 में प्रकाशित कर लेना और कंट्रोवर्सी पैदा कर लेना, ये उग्र का काम था। इसे आपने इग्नोर किया। ये मत इग्नोर कीजिए, क्योंकि प्रेमचंद के बाद सुदर्शन महत्वपूर्ण नहीं है, राय कृष्णदास महत्वपूर्ण नहीं है, केवल पांडे बेचन शर्मा उग्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने उस समय प्रेमचंद के पैरेलल चलते हुए अपनी भाषा में अपनी बात कही है। वो प्रेमचंद की भाषा से अलग भाषा है उनकी, और अक्खड़ हैं वो। और मजे की बात ये है कि वो जो चॉकलेट कहानी है, मैं 1 मिनट बस ले रहा हूँ, वो जो किताब है उसको लेकर ही हमारे हिंदी में एक शब्द चल पड़ा था, खास लेटी साहित्य, जो आज भी चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, जो बात आपको जाननी चाहिए, कि उस किताब को बैन करवाने के लिए उस किताब को महात्मा गांधी जी को भेजा गया था कि जी देखिए कितनी अश्लील किताब है, समलैंगिकता के ऊपर किताब है, इसे आप बैन करवाइए, देखिए कितनी गंदी किताब है। और महात्मा गांधी ने उसे क्लीन चिट दी थी कि इसमें कुछ भी अश्लील नहीं है, क्योंकि ये समाज में एक आदर्श की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि सारी कहानियों के अंत में आदर्श है, वही आदर्श जो प्रेमचंद के यहाँ, कि ये बुरी चीज़ है, इसको समाप्त होना चाहिए। और महात्मा गांधी ने उसको हरी झंडी दी। और ये भी आपको साथ में बताता हुआ जाऊं कि उस लेटर को गायब करने की कोशिश हुई ताकि इस किताब पर हंगामा किया जा सके, लेकिन वो किताब, वो पत्र जो है वो बाहर आ गया। सो मैं बस ये बातें राकेश जी से कहना चाहता था कि राकेश जी, इस लेख को कम से कम आप ज़रूर दोबारा दोहराइए, इस पर ध्यान दीजिए। अगर दोबारा संस्करण हो तो इसे ज़रूर संशोधित कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, इस किताब में कोई खोट नहीं है, लेकिन जो चीज़ पिन पॉइंट करने वाली है वो पिन पॉइंट ज़रूर होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और मैं तो ये देखिए लिस्ट बना के लाया था कि कब किसने कौन सी किताब लिखी, कहीं प्रेमचंद युग में ही तो नहीं आ रहे अज्ञेय जी, इलाचंद्र जोशी जी तो नहीं आ रहे, किसी ने भी अपनी किताबें जो हैं वो प्रेमचंद युग में प्रकाशित नहीं की। अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, फ्रिंशोना रेणु तो खैर आते ही बाद में हैं। इन लोगों की भी जितनी रचनाएं हैं प्रेमचंद की मृत्यु के बाद इनकी रचनाएं आती हैं। शेखर एक जीवनी 1941 में लिखा गया, तो 1936-37 में जाके सन्यासी लिखा गया। तो इस तरह से आप उस युग के साथ इनको न जोड़ें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में मैंने तो कम से कम कहीं नहीं पढ़ा कि इन लोगों को इनके साथ जोड़ा गया। तो मैं हाथ जोड़ के राकेश जी से माफ़ी भी चाहता हूँ और उनको रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इस लेखक को दोबारा ज़रूर संशोधित करें, क्योंकि ये लेख बड़ा महत्वपूर्ण है, बच्चों के काम आने वाला है। अगर बच्चे ये सारी चीज़ें लिख देंगे तो आपको पता है कि परीक्षा क्या करेगा, तो उनका भी हमें ख्याल रखना है ज़रूर। तो प्लीज़, बाकी आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से आज की इस काव्य गोष्ठी को और इस लोकार्पण को सुना है, तो जाहिर है थोड़े से ही लोग होते हैं साहित्यिक सभाओं में। मैं पहले भी बातचीत कर चुका हूँ यहाँ, तो हमेशा थोड़े होते हैं, तो थोड़े ही रहने चाहिए, लेकिन बाज़ौक़ रहने चाहिए, वो लोग रहने चाहिए जो समझते हैं बात को, और वो अगर समझने वाले हैं तो बस बल्ले बल्ले है। बाकी दुनिया को इकट्ठे करने का कोई लाभ नहीं है, तो कोई सुनने वाला नहीं। हमने कोई यहाँ भंगड़ा तो डालना नहीं है, ना ही नृत्य करना है, तो हमने जो सटीक बात है वो करनी है। आप किताब को पढ़ें तो थोड़ी अपनी आलोचना की दृष्टि को भी खुला रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आलोचना अगर कंस्ट्रक्टिव है तो मैं समझता हूँ उसका मीनिंग है, और अगर डिस्ट्रक्टिव है, क्या है, बकवास है, रद्दी है, ये है, वो है, बड़े लोग लिख गए, क्या ज़रूरत है इसकी, ये आलोचना नहीं है। हमें माकूल प्रमाण के साथ बात करनी पड़ेगी। कविता का भी मैं जब भी किसी की आलोचना करता हूँ तो मैं उसे बताता हूँ कि ये कविता में क्या दोष क्या है, क्यों ये कविता में कमी रह गई, उसको समझाने की कोशिश होती है। बाकी तो करना तो आज़ाद देश के हम आज़ाद नागरिक हैं और स्वतंत्र हैं, तो राकेश जी भी स्वतंत्र हैं, लेख को ठीक करना चाहेंगे करेंगे, नहीं करना चाहेंगे नहीं करेंगे। तो बहरहाल मैं मनोज जी का आभारी हूँ कि मैंने तो इनको फ़ोन किया था प्रेमचंद के लिए कि प्रेमचंद का जन्मदिन आ रहा है, तो आप अलग से अगर कार्यक्रम नहीं कर सकते
तो कम से कम प्रेमचंद के ऊपर एक थोड़ी सी गोष्ठी शुरू में हो जाए। तो इन्होंने बताया कि राकेश प्रेम जी की किताब ही आ रही है। मैंने कहा ये तो और भी अच्छा है, सोने पे सुहागा हो गया, प्रेमचंद जी का जन्मदिन भी मनाया गया, एक किताब का लोकार्पण भी हो गया और हम लोगों ने प्रेमचंद जी को याद भी कर लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारती का आभार। इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, मुद्दत से आरज़ू थी सीधा करे कोई। तो प्रोफेसर जनाब राजेंद्र टोकी जी ने मुख्तसर बात में सब बल निकाल दिए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। और जैसे प्रीत साहित्य सदन के हर आयोजन की मर्यादा है, हम उसी का अनुपालन करते हुए काजल मेहरा को आमंत्रित करेंगे। राष्ट्रगान प्रस्तुत होगा और हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध हिमाचल यमुना गंगा ऊछल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता जन गण मंगल धायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय